सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। भाई आज बड़ा खास दिन है मंजू, हाँ ना? बहुत खास दिन है और इस खास दिन की हम आपको, हमारे सभी श्रोताओं को और पूरे विविध भारती परिवार को, सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और ये दिवस जो है ये तो मतलब अपने आप में बहुत सारी यादें समेटे हुए है 1927 से, लेकिन एक खास चीज है जो कानों में बजती है तो बस लगता है कि यही दिन है और यही सब कुछ है। ये जो धुन है रेणु जी, कितने वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं और जब भी सुनते हैं एक रोमांच सा पैदा होता है और मन को बड़ा सुकून मिलता है ना। बस लगता है कि कुछ होने वाला है ऐसा जो बहुजन हिताय होगा और बहुजन सुखाय होगा। बिल्कुल होगा। और वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया गया था और भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में ही तो ये दिन मनाया जाता है ना। और भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है। और ये शुरुआत से ही अपने आदर्श वाक्य, जैसा कि आपने अभी कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसका ये अनुसरण कर रहा है। बिल्कुल, इसीलिए तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कहा जाता है जी, क्योंकि एक समाज की सेवा भी हमारा मुख्य धर्म है, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के साथ साथ। और हमारे देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था और इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। हमारे बहुत सारे श्रोता वैसे ही सब जानते होंगे जी। फिर भी सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और नियंत्रण में लेने के बाद भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना शुरू किया और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। और आज लगभग हम अगर बात करें तो हर हिस्से में, देश के हर हिस्से में इसकी पहुंच है। अब तो विश्व स्तर पर इसकी पहुंच है भाई। बहुत सारी जगहों से हमारे पास संदेशे भी आते हैं कि आपका ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, है ना जी। और साल 1927 से रेडियो भारत के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और हमारे तो दिलों की धड़कन ही है भाई जी। और लगातार सूचना, शिक्षा, मनोरंजन उपलब्ध करा रहा है। और वर्तमान में आकाशवाणी बहुत बड़े लोक प्रसारकों में से एक है और 420 से भी अधिक हमारे स्टेशन है जो रिले करते हैं, इसको अनुप्रसारित करते हैं। और आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती के शशि शेखर वेम्पति जी ने जो संदेश दिया है वो सुनते हैं और बातें बाद में साझा करेंगे जी। सर, आकाशवाणी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते आपकी सोच से आकाशवाणी की और क्या भूमिका होनी चाहिए? सबसे पहले आई वांट टू विश ऑल द लिसनर्स ऑन द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो दायित्व है, वो काफी डिटेल में प्रसार भारती एक्ट में लिखा हुआ है, जो जिसे संसद ने पास किया था। तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैज टू लुक एट पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, सोशल इश्यूज। तो ये जो मोमेंटरी एंटरटेनमेंट है उससे ऊपर उठकर जो बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी विषय हैं, इन सब पे ध्यान देना, कल्चर, संस्कृति को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, साइंस को आगे बढ़ाना, और जो हमारे देश में इतनी लंबी और डाइवर्स विरासत है, भाषाओं को लेकर, संस्कृति को लेकर, इन सब को प्रिजर्व करना, आगे बढ़ाना और इनमें जो प्रोग्रेसिव मॉडर्न डेवलपमेंट है, इन्हें पूरे देश में ही, अभी तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व में भी सुनाना,
तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। Sir, as you know, today we are living in a digital world where there are multiple social media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, who are influencing the lives of the common man. What do you think? How can All India Radio use these platforms to widen its reach among the masses, sir? Historically, radio was a one-way medium, and the only mechanism for feedback from listeners used to be letters, which All India Radio used to very diligently follow up on. Yes, sir. Then, of course, telephony came by, and you would have call-in programs. But what social media does is it allows us to get instant feedback, and instant feedback across channels, across platforms. So today, it is much easier for us to know how we are performing. If we make any mistakes, listeners point it out immediately. Yes. And as the content gets created, not only is it available online 24/7 when it airs, but now thanks to these new platforms, we can also make this content available through podcasts, YouTube videos, and so on. So people can listen to them at their leisure, at their convenience. So I think that is the big change, that it has made us more sensitive, more accountable, and more responsive to listeners. And we are also able to reach the listeners wherever they are, whenever they are, at their convenience. Through our apps, sir, all over the world, anywhere. सर, आपने ये भी देखा होगा कि इन दिनों किसी भी खबर को फैल जाने में पलक झपकने जितना भी वक्त नहीं लगता. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन क्लिक. ऐसे में उसकी क्रेडिबिलिटी कभी कभी शक के घेरे में भी आ जाती है. आकाशवाणी को वो क्या कदम उठाने चाहिए जिससे ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो सके? देखिए, ऑल इंडिया रेडियो कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट ऑथेंटिक, क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज इन इंडिया. अभी हाल ही में एक रॉयटर्स इंस्टीट्यूट का एक स्टडी निकला था, वेयर दे हैड रैंक्ड वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया फॉर द लेवल ऑफ ट्रस्ट, एंड ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन वर राइट देयर एट द टॉप एज द मोस्ट ट्रस्टेड. तो जब ऑल इंडिया रेडियो कुछ कहता है तो लोग मानते हैं कि ये सच है. तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई. हमसे थोड़ा सा भी भूल नहीं हो सकता है. वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ मिस्टेक्स, because when we make a mistake, it goes viral, and everyone thinks that that probably has happened. So we have to be absolutely sure of the information that we put out there, the news that we put out there, and more importantly, All India Radio has to stay above the breaking news cycle, the breaking news phenomenon. Where we go in depth into news and information and current affairs, जो भी सब्जेक्ट है, क्लासिकल म्यूजिक हो या जो भी सब्जेक्ट हो. ऑल इंडिया रेडियो इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सीरियस लिसनिंग. तो इसी से जो क्रेडिबिलिटी है इतने दशकों की, which goes all the way prior to independence, as you just now explained, because All India Radio is older than independent India. Its history is longer than independent India. So that credibility comes from being a platform for CBC. आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ब्रेकिंग न्यूज से हमें ऊपर रहना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इन दोनों एक फैशन है कि किसी भी न्यूज को ब्रेक कर देने की जल्दी में रहते हैं. एनीवे, सर, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दो संदेश हैं. एक तो आई वुड एनकरेज एवरीवन टू रीडिस्कवर द जॉय एंड पावर ऑफ लिसनिंग, क्योंकि आज सोशल मीडिया का माहौल है, स्मार्टफोन्स पे लोग रहते हैं पूरा दिन. हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होते जा रहा है. इसमें स्पेशली विद चिल्ड्रन, गेमिंग हो या व्हाट्सएप हो या जो भी जितने भी एप्स हैं, इन सब से इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट की अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है. तो इसको रिवर्स करने का एक ही तरीका है, टू लिसन, टू प्रैक्टिस लिसनिंग एंड टू डेवलप लिसनिंग एज अ हैबिट. So I would encourage all the listeners to rediscover the power of listening to All India Radio. The second message I have is, आज Olympics शुरू हो रहे हैं, and it is important for all our athletes and our sports persons to perform well in the Olympics. So I would urge through All India Radio के माध्यम से सभी listeners, श्रोताओं को कि आप इंडिया के लिए cheer करें through the hashtag cheer for India. और हमारा विक्ट्री पंच एक वीडियो कैंपेन चल रहा है. तो मैं अपील करता हूं कि सभी अपना सेल्फी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे शेयर करें,
ताकि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल आगे बढ़ेगा और इस बार भारत सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर आएगा। Thank you so much for sparing your time and connecting with us, sir. Good day. Thank you, sir. Thank you. तो ये संदेश भाई सुबह रिकॉर्ड हुआ था इसलिए गुड डे की बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ शुभकामना देने की जब बात आई तो 23 जुलाई जो है ना, ये और खास दिन है क्योंकि आज से ओलंपिक शुरू हुआ, तो कल से जब स्पर्धाएं शुरू होंगी तो उनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे सकते हैं इस मंच के माध्यम से। बिल्कुल। और इस बार की खासियत ये है कि सब बहुत बड़ा दल है इस बार ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का। 127 खिलाड़ी हमारे देश से भाग ले रहे हैं और उन सभी को हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो बहुत सारे मेडल जीत करके लाएं और देश का नाम रोशन करें, है ना। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति जी ने जो जैसे कहा कि जो तरीके के आप अपने चेयर इंडिया करने के लिए जो वीडियो डालें सोशल मीडिया पर और इस तरह से देश के हमारे जो धावक हैं, जो भी खिलाड़ी गए हैं, उन सब का उत्साहवर्धन करें। जी बिल्कुल, है ना। तो हम लेकिन बात कर रहे थे कि हम कहाँ तक पहुंचते हैं और क्या क्या पहुंचाते हैं। हाँ, और आज रेडियो बिल्कुल। और आज जैसा कि हमने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, तो उसकी हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश भर में सभी जगहों पर आसानी से खबरों के साथ साथ मनोरंजन पहुंचाता है। और ऑल इंडिया रेडियो का कई भाषाओं और कई बोलियों में प्रसारण होता है। बिल्कुल, बोलियां भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती हैं क्योंकि लोगों को सीधे जुड़ना अच्छा लगता है और लगता है हम बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो रेडियो के बहुत सारे फायदे हैं। विश्व में घटित महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, सुबह सुबह भजन सुनते हैं और मन को शांति मिलती है। वहीं बैठे बैठे हम कुछ भी काम करते हुए अपना मनोरंजन कर सकते हैं। और बाकी जो है जो त्योहार आदि होते हैं वो भी हम रेडियो के साथ मनाते हैं तो उसका मजा ही और रहता है। वैसे सच मानिए श्रोताओं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे खास दिन होते हैं और आपसे मुलाकात होती है ना मंजू। जी बिल्कुल। और रेणु जी, जैसा कि हम अपने कार्यक्रम में व्यंजन विधियां बताते हैं, त्योहार के बारे में जानकारी देते हैं, तो ये सब भी बैठे बैठे घर बैठे जानकारी मिलती है, मनोरंजन भी होता है। साथ ही जब नई नई व्यंजन विधियां पता चलती है तो वो घर में मतलब भोजन बनाते समय वो भी काम आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग कहते हैं भाई अब तो टीवी आ गया है, अब रेडियो कौन सुनता है, अब टीवी देखने में वक्त निकल जाता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि रेडियो का जो महत्व है वो पहले भी था, आज भी है और शायद आने वाले वर्षों में भी रेडियो का महत्व उतना ही रहेगा। तो व्यंजन की तुमने इतनी बात की तो आज बता दें कि हम तरह तरह के पकौड़े बताएंगे ना, है ना। और गुरु पूर्णिमा की भी ढेर सारी बधाई देते हैं। हालांकि रेडियो की बात आई तो हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया इसको, लेकिन गुरु पूर्णिमा की भी ढेर सारी बधाई। और गुरु और शिक्षक क्या है ये थोड़ी सी परिभाषा हम इसमें जरूर साझा करेंगे। और सखी विशेष में हम लेकर हाजिर हैं आज डेलिया नारायण को। उनकी बात करेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक पदार्थों से ही वो जो बड़ी बड़ी इमारतें बना देती है, जो इको फ्रेंडली होती है, और उसकी जो तकनीक उन्होंने इजाद की है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मन का रेडियो सुन ले। तो रेणु जी, इसी तरह से मन का रेडियो और घर का रेडियो भी बजता रहे। ज्ञान भी मिलेगा, मनोरंजन भी होगा, बहुत सारी जानकारियां भी मिलेगी। कौन कौन से इवेंट्स हैं वो आपको पता चलेंगे, कौन से त्योहार आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, सबका आपको पता चलता रहेगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको इसके लिए किसी एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप अपना काम करते रहिए, साथ साथ में रेडियो चलने दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी ये सुरीली धड़कन है तो कहीं से आपको किसी भी तरीके का विघ्न बाधा तो पहुंचना नहीं है। हाँ। और वैसे भी जब ये रेडियो बजता रहता है तो मन का रेडियो भी खुश रहता है, हमें लगता है ना। हाँ, मनोरंजन जब हमारा हो जाता है तो मन खुश रहता ही है, क्योंकि वो मन की खुशी के लिए तो हम मनोरंजन करने के बारे में सोचते हैं, और अगर वो मुफ्त में मिल जाए तो क्या बात है। और अब जो हमने कहा कि जैसा हमारी सखी है, सखी विशेष के अंतर्गत डेलिया नारायण की हम बात करेंगे, जिन्हें प्यार से लोग दीदी कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं ना। यानी नाम तो उनका डेलिया है, लेकिन डेलिया डेलिया बोलते बोलते वो दीदी हो गई है। और हो सकता है कि इतनी लोकप्रिय भी रही हो कि सब उन्हें दीदी कहने लगते हैं, क्योंकि किसी किसी का व्यक्तित्व भी ऐसा होता है कि अपने मुंह खुद ब खुद निकल आता है दीदी ना। हाँ, बड़े व्यक्ति जो होते हैं तो उनको दीदी या दादा या भाई साहब इस तरह से कहा जाता है, तो बस इसी तरह से इनका नाम भी दीदी पड़ गया। तो इनके बारे में हम थोड़ी विस्तृत जानकारी, विस्तृत बात हम करेंगे। और डेलिया नारायण जो दीदी कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानी गई, वो ऐसी आर्किटेक्ट थी जिन्होंने बिना ट्रेनिंग के वर्ल्ड क्लास इमारतें बना दी। वो एक कलाकार थी, डिजाइनर थी, पर उनकी सबसे बड़ी पहचान एक आर्किटेक्ट के रूप में थी।
उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं सीखा, बल्कि खुद ही सब कुछ देखकर सीखा और कई सारी टिकाऊ और मजबूत इमारतें उन्होंने डिजाइन किए। क्या बात है, विश्व इस तरीके की बनाना इमारतें बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उनके अंदर से ये हुनर था जो इन्हें शायद जन्म से मिला था। और इनका जन्म 1929 में हुआ, मिनीपोलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनका असली नाम, जैसा तुम बार बार बता रहे हैं हम लोग, कि डेलिया, लेकिन इसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, डेलिया नारायण भी नहीं, बल्कि डेलिया किंजिगर था इनका। और इनके पिता जर्मन और माँ अमेरिकन थी। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए डेलिया की रुचि शुरुआत से ही आर्ट में थी। और इनके अभिभावक इनको घर बनाने के मूवमेंट से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। तो डेलिया साल 1951 में भारत आई और नासिक के नारायण राम जी कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने विवाह किया और इस तरह वो बन गई डेलिया कॉन्ट्रैक्टर। नारायण जी सिविल इंजीनियर थे। विवाह के बाद डेलिया जी का रुझान हस्तकला की तरफ हुआ। और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आप जाती थी तो वहाँ के जो क्राफ्ट होते थे, हाथ से बनी हुई सुंदर सुंदर चीज़ें और आर्किटेक्चर जो होता था, वो उन्हें बहुत प्रभावित करता था, बहुत आकर्षित करता था अपनी ओर। संभवतः इन्हीं गाँव में घूमने के दौरान ही हमें लगता है कि गांव के लोगों ने डेलिया से उन्हें दीदी कह दिया और कहने शुरू कर दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने अपने जीवन में जितने आर्किटेक्चर देखे, उनके बारे में जितना पढ़ा, उससे ही उन्होंने सीखा। हालांकि बचपन से ही उनकी रुचि इस विषय में थी, लेकिन तब महिलाओं को ऐसे विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, इसलिए वो इस विषय को ज्यादा पढ़ नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्हें मौका मिला थोड़ा सा देखने का या थोड़ा सोचने का, जानने का, और वो देखिए आगे बढ़ गई। तो बचपन से जो प्रतिभा होती है ना, वो किसी न किसी तरह से आगे आ ही जाती है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ एक बात और है कि आपकी नजर क्या देखना चाहती है। अगर आपकी पारखी नजर है तो आप किसी भी चीज को देख कर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं जी। ये बताते हैं ये सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल। तो डेलिया जी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव सिंधवाड़ी में रहती थी और उनका घर जो था वो मिट्टी का बना हुआ था। एक ही मंजिल का घर था, लेकिन जिसमें पत्थरों का फ्लोर था, जमीन जो थी वो पत्थर की थी। ये घर उन्होंने खुद डिजाइन किया था। तो भाई जाहिर सी बात है कि जमीन पत्थर की हो और मिट्टी का घर हो तो क्या कहना है कि यानी गर्मी में ठंडा और ठंडे में थोड़ी सी गर्माहट भी बनी रहती है। बिल्कुल। 70 के दशक में वो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली में जाकर बस गई। और यहीं पर उन्होंने मिट्टी के धूप में सूखे ईंटों, बांस और पत्थरों से घर बनाने की कला सीखी। उन्होंने मिट्टी और कांच के इस्तेमाल से सोलर कुकर भी बनाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मिट्टी के कई घर और इमारतें बनाई। ये इमारतें टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। और खास बात यह है कि प्रकृति और परंपरा को जोड़ कर रखने की जो कोशिश थी उनकी, वो इन इमारतों में दिखाई देती है। वो अपने कंस्ट्रक्शन में ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल चीजों का प्रयोग करती थी। मिट्टी का, घरेलू जो बेकार की चीजें होती थी, वेस्ट जो निकलते थे उनका, पत्थर, गाय के गोबर और बांस का इस्तेमाल करती थी। और वो लकड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करती थी। और इसकी वजह क्या है वो भी उन्होंने बताई थी कि बांस जो है वो 3 साल में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। और पेड़ को काटने का मतलब है प्रकृति के संतुलन को खराब करना, और इसीलिए वो लकड़ी का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर करती थी। बिल्कुल, क्योंकि बांस जल्दी बन जाता है, तैयार हो जाता है। और ये मानती थी कि मिट्टी के घर बनाने में मेहनत और समय दोनों ज्यादा लगते हैं, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं और इनमें सर्दियों और गर्मियों में, जैसे हमने पहले ही कहा, कि तापमान जो है वो एक निर्धारित उसमें बना रहता है। और खास बात यह है कि हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्टर दीदी की बनाई मुख्य इमारतों में शामिल है निष्ठा, संभावना और धर्मालय। ये उन इमारतों के नाम हैं। निष्ठा एक ग्रामीण हेल्थ सेंटर है, संभावना एक एनजीओ का ऑफिस है और धर्मालय एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और ये वर्ल्ड क्लास इमारतें हैं। क्या बात है। धर्मालय में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसका मकसद है कि पारंपरिक ज्ञान को एक नए ढंग से, कुछ रचनात्मक तरीके से, नए बिल्कुल अनोखे ढंग से और कुछ नए उससे जोड़ना, अभिनव प्रयोग करना। और साल 1961 में उन्होंने उदयपुर के लेक पैलेस की इंटीरियर डिजाइनिंग भी की थी, जो अपने आप में बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी खूबसूरत इमारत है। लेक पैलेस उदयपुर जिन्हें झीलों का शहर कहा जाता है और झीलें वहाँ का मुख्य आकर्षण होती है। और ये जो लेक पैलेस है ये एक 5 स्टार होटल है जो कि झील के बीच में, हाँ, झील के बीच में, तो उसको उन्होंने डिजाइन किया था। तो ये एक बड़ी बात है। और साल
2019 में दीदी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार उन्हें स्थानीय कौशल का प्रचार करने और परंपरागत चीज़ों का इस्तेमाल कर नई तकनीक ईजाद करने के लिए दिया गया था। 2017 में उन्हें एशिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस सम्मान के साथ ही इन सारे सम्मानों को लेकर अपनी ढेर सारी यादों को छोड़कर इसी महीने की 5 तारीख को यानी 5 जुलाई 2021 को उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में इस संसार को अलविदा कह दिया। हाँ, लेकिन बहुत सारी सीख हमारे लिए छोड़ गई। हाँ, बिल्कुल, ये सीख हमारे लिए वो छोड़ गई है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, कुछ सीखने की तमन्ना है, तो किसी भी उम्र में कहीं से भी मतलब एक छोटा सा कहते हैं ना कि छोटा सा एक उद्दीपन चाहिए कहीं कि जहाँ आपको मिल जाए वहीं से आप उसे सीख सकते हैं और अपनी कला को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ नया कर पाए या ना कर पाए, लेकिन प्रकृति के संतुलन के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं और ये मिट्टी के घरों के बारे में थोड़ा सा और प्यार बढ़ा सकते हैं जी, है ना? सभी का आशिया रेणु जी इसी तरह अगर इको फ्रेंडली हो तो फिर क्या बात है। अरे भाई, प्रकृति के लिए भी कितना अच्छा होगा ना ये। हाँ, यानी कि प्रकृति को भी लगेगा कि हम अपने ही घर में रह रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने अतिक्रमण कर लिया है क्योंकि पेड़ों की कटाई छटाई करके और कहीं ना कहीं उनके घर में प्रवेश कर लिया है। हाँ। तो थोड़ा सा सबको रहने का मौका देना चाहिए जी। और ये जो बात है, हमारे बहुत सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, गुरु पूर्णिमा की भी बधाई और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी थी, तो उन सबको भी हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और आप लिखते हैं कि रेडियो के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और बताया ही कि 23 जुलाई को मनाया जाता है। आप लिखते हैं कि मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को ही वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास के जन्म पर सदियों से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन की परंपरा चली आ रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु श्री ब्रह्मा है, विष्णु शंकर गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। संत कबीर ने भी गुरु की महिमा कही है, सभी जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो अर्थात गुरु एवं शिक्षक ही वो है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हमें अपने शिक्षकों का सदा आदर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा वैसे कुछ स्थानों पर आज मनाई जा रही है और कुछ स्थानों पर ये कल भी मनाई जाएगी। तिथि आज भी है, कल भी है। हाँ, दोनों दिन है। तो खैर, आज हो या कल हो, लेकिन दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हम सभी मानते हैं। और वैसे तो सभी पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का एक अलग स्थान है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। इन सभी नामों से पुकारा जाता है। बिल्कुल। और इस दिन के बाद से आषाढ़ मास समाप्त हो जाता है और इसके बाद सावन मास का प्रारंभ होता है। जी हाँ। और जैसा कि अभी हमने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन किस तरह से कबीर ने भी कहा है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। गुरु के दिन ही चरण स्पर्श कर हम ये गुरु पूर्णिमा के दिन आशीर्वाद लेते हैं और ज्ञान जो है वो गुरु हमें देते हैं। शिक्षक जो है वो हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन ज्ञान का जो प्रकाश है वो गुरु ही हमारे हृदय में आलोकित कर देते हैं। तो उनका महत्व तो इसीलिए कहा गया है। अगर हम बात करें गुरु की और जैसे ईश्वर की बात करते हैं, तो ईश्वर का बोध भी हमें गुरु ही देते हैं। वो शिक्षक नहीं देते और न खुद ईश्वर दे सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए ईश्वर से भी बड़ा गुरु को दिया गया है पद। बिल्कुल। और इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि परिवार के सभी बड़े सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उनको गुरु तुल्य समझकर उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि बड़ों से भी हम कुछ न कुछ तो सीखते ही हैं, बल्कि बहुत सारी बातें सीखते हैं, है ना। तो हमारी, और इसके अलावा हमारी प्रथम गुरु हमारी माता होती है, क्योंकि जीवन का सबसे पहला पाठ हम उन्हीं से सीखते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत हमें अपनी माता का भी सम्मान जरूर करना चाहिए। और रेणु जी, आज इसीलिए मैं भी हाथ जोड़कर आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और आप भी मुझसे बड़ी हैं इसके लिए। भाई मंजू, ऐसा है कि सीखने के लिए बड़े से कुछ नहीं होता। अगर आपको छोटों से भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अक्षर ज्ञान या कुछ लिखना पढ़ना ही हम सीखें। हो सकता है किसी से हम उठना बैठना सीखें, किसी से हो सकता है हम क्षमा करना सीखें, हो सकता है किसी से हम धैर्य सीखें,
हो सकता है किसी से हम प्रकृति के साथ रहना सीखें, किसी से हम नम्रता भी सीखते हैं ना रेणु जी। तो ये सारे व्यवहार के जो गुण हैं या कुछ भी अच्छा हम अगर सीखते हैं तो वो हमारा गुरु होता है। तो इस तरह से मंजू हमें लगता है कि हमें सबका, चाहे वो हवा हो, पानी हो, ये स्थान हो, उन सब का हमें धन्यवाद करना चाहिए और अपनी कृतज्ञता मन से माननी चाहिए बराबर, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, यही सच्ची गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ होगा, है ना? और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और वेदव्यास ने 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की थी। व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए वेदों को सरल बनाते हुए उनका विस्तार किया था। जी हाँ, ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके। हाँ। और महाभारत के साथ साथ श्रीमद् भागवत और ब्रह्म सूत्र जैसे पुराणों की रचना भी की। और श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसी तिथि पर व्यास जी ने सबसे पहले अपने शिष्य और मुनियों को वेदों और पुराणों का ज्ञान भी दिया था। इस कारण इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हाँ, और वेदव्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि प्राप्त है। वे ऋषि पाराशर के पुत्र थे। महर्षि वेदव्यास जी को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वैसे भी जब हम गुरु की महिमा की बात कर रहे हैं तो गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई भी अर्थ नहीं होता है। सच बात है कि हमारा जो मार्ग प्रदर्शन है वो गुरु ही करते हैं। गुरु की महत्ता को देखते हुए जैसे हमने कही दिया है कि कबीर जी ने कहा है, और बार बार ये पंक्ति इसलिए आती है जबान पर क्योंकि सचमुच कभी कभी ये बचपन में हमें बड़ा आश्चर्य लगता था कि कैसे भगवान से ऊपर भी हो सकती है गुरु की पदवी। लेकिन धीरे धीरे जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और इस तरह से आपको एक एक रहस्य खुलते जाते हैं जीवन के, तब लगता है कि वाकई ये काम सिर्फ और सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल जी। इसलिए हम सभी को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और गुरु ही अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग दिखाते हैं। किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में उनके गुरु का विशेष स्थान होता है, क्योंकि भाई गुरु अच्छे संस्कार सिखाते हैं और जैसे बार बार हम बात कर रहे हैं, जीवन का दर्शन बताते हैं। कठिन परिस्थितियों में कैसे हम उससे निकल सकें ये बताते हैं, या यूं कहें कि जीवन जीना सिखाते हैं। जी। और शिक्षक जो है हमें शिक्षा देते हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन गुरु जो है वो पूरा एक समग्र रूप से हमारे ऊपर एक वट वृक्ष की तरह रहते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो गुरु पूर्णिमा है ना, इसमें कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं रेणु जी। यानी कल गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमृत काल भी है। क्या बात तो ये जो विशेष योग बन रहे हैं तो विशेष तौर पर ये लाभदायी साबित होगी ऐसा कहना है। और इस दिन जप, तप, ध्यान, दान और स्नान का विशेष महत्व है और हम सभी इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं इसीलिए। और सारी चीजों के साथ साथ ये हमारे जो भी हम छोटा सा भी त्योहार हो उसमें कहीं ना कहीं स्नान, ध्यान, दान, इन सब का महत्व इसीलिए है कि भाई हम पवित्र रहें, शरीर से भी, मन से, तन से, हर तरह से दान भी दें। यानी कि अगर हम खुश हैं तो हम देखें कि हमारे आसपास और लोग हैं वो भी खुश हैं कि नहीं, उन्हें हम देकर ही खाएं कुछ जो भी खा रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं, उसको बहुत धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मानवता की बात है। जी। और इस गुरु पूर्णिमा का ये पर्व हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए, ऐसी हमारी शुभकामना है। लेकिन उससे पहले मंजू हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई श्रोताओं, मंजू ने जो मुझे धन्यवाद दिया, ये देखो, ये तुम्हारी माँ ने जो पाठ पढ़ाया था ना, ये उसका था। नहीं तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ लोग सिखाते हैं। हाँ। लेकिन कहाँ देख पाते हैं। ये हमारे संस्कार होते हैं जो हम देख पाते हैं कि हमको भी हाँ किसी ने कुछ दिया है। जी। तो ऐसा भारत देश है मेरा और इसकी महानता के गान क्या कहने। हाँ, तो ऐसे महान देश में हम रहते हैं, इसका हमें गर्व है। बिल्कुल गर्व है। और देखो, समय तो निकल जाएगा लेकिन अच्छा बहुत लगता है और बस ऐसे लालच सी लगती है कि क्या क्या बात करें। हालांकि हमारे सब साथी जानते हैं कि जितनी भी गाथा इसकी गाई जाए वो कम है ना? बिल्कुल कम है। और इतनी विविधता है कि बस पूछो मत। हाँ। और ऐसी विविधता जो है पकौड़ों में भी है, खाने में भी है ना। हाँ, खाने में भी है। और अभी जब बारिश का मौसम है तो हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है
कि बारिश के मौसम और पकोड़ों का सगी बहनों जैसा साथ होता क्या है। बात है, क्या रिमझिम बात की है। फुहारे हो और पकोड़े हो तो भाई क्या बात है। और साथ में गर्मा गर्म चाय। हाँ, लेकिन आप अपने पेट का भी थोड़ा ख्याल रखें क्योंकि यही मौसम होता है जब आपका पाचन संस्थान भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन फिर भी हम पकौड़े बताएंगे जरूर। मंजू मतलब बहुत चालाक हो तुम, बताओगी भी और कहोगी खाइए भी मत। नहीं, कम खाइए, कम खाइए। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये चौमासे में एक समय खाना खाते हैं, यानी कि थोड़ा सा उपवास रखते हैं जी। और सावन में खास तौर से बहुत सारी जगहों पर सावन के सोमवार का, वैसे तो कहने के लिए फिर वही बात आती है कि थोड़ा सा हम लोग धर्म भीरू लोग हैं। हाँ। तो उसको धर्म से जोड़ देते हैं कि शिव जी का व्रत है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है जठराग्नि जो हमारी कमजोर होती है, इसलिए एक समय ना खाएं, उसके बाद पकौड़े खाएं आराम से, है ना। चलिए तो बताते क्या बता रहे हैं? सबसे पहले हम अरबी चाट पकोड़ा बताएंगे, है ना। अरबी सबको पता है, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं वो। तो अरबी 500 ग्राम लीजिए, पनीर 100 ग्राम लेना है हमें, हरी मिर्च 3-4 बारीक कटी हुई ले लें, पिसा हुआ अनारदाना बाजार में मिलता है आराम से, अनारदाने का पाउडर वो ले लीजिए, और 1 छोटा चम्मच चाहिए ये हमें। और इसके अलावा कटा हरा धनिया 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद के हिसाब से लीजिए, और लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, बेसन आधा प्याला लेना है, अजवाइन के हमें 20 से 25 दाने केवल चाहिए, पिसी हुई हींग चुटकी भर लेना है। ये तो हमारी सामग्री होगी। अब कैसे बनाएं इसे ये बताते हैं कि अरबी को गलने तक पहले तो आप इसे उबाल लें, फिर इसको छील कर ठंडा होने पर पनीर के साथ अच्छी तरह से मैश कर लें, यानी कि अरबी और पनीर दोनों को मिक्स कीजिए और अच्छी तरह हाथ से उसे मसल लें। अब इसमें नमक, मिर्च, अनारदाना, हरा धनिया डालकर मिलाएं, और उसके बाद में जब ये एक साथ हो जाए तो अंडाकार गोलियां इसकी बना करके रख लें, थोड़ा अंडाकार करके चपटा कर लें उसे, इस तरह से बना लें। और अब बेसन में हींग, नमक, मिर्च और अजवाइन डालकर एक पतला घोल, जैसा कि हम अक्सर पकोड़े के लिए बनाते हैं, ऐसा घोल बना लें, और इन अंडाकार गोलियों को बेसन में डीप करके, यानी कि डुबो करके, फिर भूरा होने तक आप तेल में तल लीजिए। तो ये आपके अरबी पकोड़े तैयार हो गए। लेकिन अभी इसको चाट पकोड़ा बनाना बाकी है, तो बाकी है। हाँ, तो वो मतलब कैसे? ये पहले पकौड़े तैयार हो गए, इनको वैसे आप खा सकते हैं, इसमें 2-4 तो आप खा ही लीजिएगा, बनाते चाट पकौड़े बनाएंगे। ठीक है। अब इसको परोसने का एक जो तरीका है कि गाजर, खीरा और पत्ता गोभी को थोड़ा सा कद्दूकस कर लें, है ना, और इसमें नमक, नींबू, काली मिर्च पाउडर मिलाएं, और इस मिश्रण को पहले सर्विंग प्लेट में आप फैला दें, और उसके ऊपर जो है पकोड़े एक अच्छे सुंदरता से जरा सजा दें, और उसके ऊपर हल्का चाट मसाला बुरक करके, और इस तरह से आपको परोसना है। क्या बात है। तो मतलब फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी सी नीचे जो है जिसका जो आधार है वो थोड़ा पौष्टिक रहेगा, और उसके बाद आप ये तला हुआ आप खा सकती हैं। अरवी के पकोड़े, अरवी को बहुत सारी जगह पे घुइयां भी कहते हैं। और ये जो मिश्रण हमने तैयार किया था मंजू, यहीं पर हम बता दें कि इसको आप सिंघाड़े या कूटू के आटे में भी लपेट कर बना सकते हैं, बेसन की जगह पे। तो बेसन इसको हटा दें आप, और केवल अरवी या घुइयां, और उसको जो आपने पनीर के साथ मिलाया है उसको, और अगर आप इसमें अजवाइन नहीं डालेंगी, जीरा डाल दीजिए उसकी जगह पर, हरी मिर्च डाल दीजिए, और उसके बाद इसको आप व्रत के समय भी खा सकते हैं। तो सावन के सोमवार के जब आप व्रत रहेंगे तो आप इसका खास इस्तेमाल कर सकती हैं, खूब बढ़िया। और बाद में बाकी चीजें तो आप जानती ही हैं सब कुछ, लेकिन इसके भी जो है ना, जो अरवी होती है उससे बहुत कुरकुरी पकौड़ी बनती है। जी, एक और टाइप का पकौड़ा बनाना बता दें। अब कौन चीज पकौड़ा किस तरह से बनाए वो बताते हैं। इसके लिए ब्रेड जो है वो 4 स्लाइस हमें चाहिए, वो तिकोनी उसको काट लें आप, और भुट्टे के दाने उबले हुए लेना है हमें। ये हमको आधा प्याला लेना है, और चीज आधा प्याला लेना है, मैदा 2 बड़े चम्मच ले, और दूध 2 बड़े चम्मच ले, बेसन 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच ले, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, ये सब चीजें आप अपने स्वाद के हिसाब से लीजिए। बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि भुट्टे के दानों का अच्छी तरह से आप या तो हाथ से या फिर किसी यंत्र तंत्र की सहायता से आप इसे मैश कर लें, यानी कि मिक्सी में भी चला सकती हैं, हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो आप अगर कॉर्न मक्का आपने सीधे उबाल दिया है खड़ा खड़ा, तो उसको वैसे ही कद्दूकस कर लीजिए तो भी पिस जाएगा, है ना। हाँ, इसके बाद इसमें चीज, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैदा, बेसन और दूध मिलाकर एक गाढ़ा सा मिश्रण बना ले इसका। अच्छा। और इसमें ब्रेड को डुबाया जा सके इस तरह का आपको मिश्रण बनाना है। और उसके बाद ब्रेड के जो तिकोने टुकड़े हमने काट करके रखे उसे एक एक टुकड़ा उसमें डालिए और डिप करके, और उसके बाद इसे गरम तेल में तल लीजिए। तो वो जो उबले भुट्टे के दाने का जो मिश्रण है वो अच्छी तरह से उसके चारों तरफ लिपट जाएगा, और जब तल के आएंगे तो वो कुरकुरे एकदम तैयार हो जाएंगे। कौन चीज
पकोड़े, है ना। चीज की वजह से भी थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आता है और उसका टेस्ट जो होता है हाँ वो भी बढ़ता है, उससे बदल जाता है, थोड़ा सा अलग सा उसमें महक आ जाती है और थोड़ा सा जो हम लोग परंपरागत तरीके से पकोड़े खाते थे आलू प्याज उन सब के, उनसे थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, थोड़ा लगता है मॉडर्न टाइप के पकोड़े खा रहे हैं। अरे भाई देखो ना सबने कितने पकोड़े बना डाले। हाँ, है ना? मुझे लगता है हम जो बताने वाले थे उससे ज्यादा टाइप के पकोड़े तो श्रोताओं को आते हैं। हाँ नहीं थोड़ा सा अलग आते हैं। देखो हाँ। ऐसा है ना कि अभी ब्रेड पकोड़े ही लोग बनाते हैं बहुत आसान तरीके से, हम लोग भी झटपट बना लेते हैं वही, लेकिन थोड़ा सा अगर आप आलू उसको मैश कर लें, उसके अंदर या तो जैसे कि पनीर है उसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला ये सब डाल के उसकी तैयारी कर लें और 2 स्लाइस के बीच में इनकी एक परत लगा दें और साथ में एक पतली सी चीज की भी परत लगा दें, तो फिर उसके बाद बेसन में लपेट के तल दें तो देखिए कितना सोने पर सुहागा हो जाता है। बताने वाली थी रेणु जी कि पनीर ब्रेड पकोड़ा जब आप बनाएंगे तो 2 ब्रेड की स्लाइस के बीच पनीर के साथ साथ में थोड़ा सा प्याज वगैरह, मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया और उसमें नींबू और चाट मसाला डाल करके वो जो मिश्रण बनेगा थोड़ा सा वो भी रख देना है और थोड़ा सा सॉस जो टोमेटो सॉस है वो रख के उसके ऊपर दूसरी स्लाइस रख के फिर जब बनाएंगे ना तो सारे के सारे स्वाद उसके अंदर एकदम पैक होकर के आएंगे ना, तो वो पकोड़े भी बड़े स्वादिष्ट खाने में लगता है यही बनेगा सबके घर में। और इसके अलावा स्पाइसी चिली पकोड़ा जो है वो भी हमारे श्रोता वैसे तो बनाते हैं, तो जो बड़ी अभी इन दिनों में आ रही बहुत बड़ी बड़ी मिर्ची आती है वो, तो उसके अंदर हाँ आलू का थोड़ा मसाला अच्छा बनाए और उसके अंदर भर दे और उसके बाद उसको बेसन के घोल में डुबो करके उसके पकोड़े बनाए तो वो भी बड़े स्वादिष्ट बनते हैं। उस पर बेसन लपेटना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आप कोशिश करके लपेट लेंगे, हमें पता है क्योंकि बहुत माहिर हैं आप लोग। लेकिन वही एक और है कि खास तौर से उत्तर प्रदेश के आसपास और बिहार के अंचल में एक कटहल के भी पकौड़े बनते हैं और उसको खास तौर से चने के ये चावल के आटे से बनाया जाता है, या चावल भिगो के उसका आटा तैयार करते हैं और फिर ये जो कटहल होता है उसको थोड़ा पतला पतला काट के उसमें लपेट कर बाकी जो नमक लाल मिर्च जो भी आप डालना चाहें अदरक लहसुन सब डाल के उसका पेस्ट बना के उसमें लपेट के बनाते हैं, तो उसका स्वाद भी बड़ा अलग होता है और जिसको पसंद होता है फिर खाता है बनाता है। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने बड़ा सुंदर सा कमेंट किया है, उनकी बात हम पढ़ के सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल उतना ही सुंदर है। तो राष्ट्रीय प्रसारण विविध भारती सेवा प्रसार के सभी सदस्यों के साथ दोनों बहनों यानी कि जो हम अभी इस वक्त सखी सहेली के मंच पर हैं तो सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अहर्निशम सेवा महे के संदेश को सार्थक करते हुए आकाशवाणी कई सारी उपयोगी जानकारी के साथ देश और विदेश के श्रोता मित्रों का मनोरंजन करती रही है। विविध भारती एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, खासकर इस ढलती उम्र के साथ। वाह, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई क्योंकि आप भी हमारे साथी हैं। और इसी के आगे ये और भी लिखते हैं कि विविध भारती है आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। साल 1960 से बचपन में 9 साल की उम्र से ये उद्घोषणा सुनता हुआ मैं बड़ा हुआ हूँ और अब तक ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन पर सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आप सभी श्रोताओं को जो पकोड़े के बारे में लिखा है आपने उसके बारे में भी हम धन्यवाद देते हैं और जो आपने शुभकामनाओं के संदेश दिए हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी अब भाई देखिए पकोड़े की बात भी होगी, रिमझिम बारिश की बात भी होगी, लेकिन हमारे एक साथी ने जो कटहल की बात कही है उन्होंने कहा कि भाई हम लोग थोड़ा सा अध पका हुआ जो होता है थोड़ा पकने की तरफ जो होता है वो उस कटहल का बनाते हैं तो उसकी पकौड़ी बनती है। तो हाँ, और कुछ छोटे छोटे टिप्स भी हैं जो अगर आप आजमाए तो उससे भी पकौड़े बहुत टेस्टी हो जाते हैं। एक तो ये कि आप बेसन के साथ कुछ और चीजें जैसे कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स मिला सकते हैं, थोड़ा ओट्स मिला सकते हैं या कभी थोड़ा सूजी डाल दें, अगर कुछ भी नहीं है तो 1-2 चम्मच सूजी डाल देंगे तो थोड़ा और अगर दूध अगर फट जाता है तो उसका जो पानी निकलता है उसमें अगर बेसन घोल दिया जाए तो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन समय से कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया जाए तो जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे आपसे। तो आज कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।